हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1551। साहिल ने अपना चक्कर खाता सिर हिलाया, इससे पहले कि वह खड़ा होता और चारों ओर देखता। वह जाहिर तौर पर अब वॉइड में नहीं था बल्कि एक अजीब कमरे में था। उसने सोचा था कि वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंच गया है, लेकिन समय जाहिर तौर पर गलत था। मैंने अभी आधी दूरी भी तय नहीं की है। जब उसने माली और उसकी बेटी को देखा तो साहिल ने पूछा, माम, ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? माली ने साहिल के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बेटी पैगी को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से पूछा, मैं एक राहगीर था और गलती से इस जगह टकरा गया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी। तुम स्पेस पायलट नहीं हो? स्पेस पायलट? क्या स्पेस पायलट? साहिल ने संदिग्ध रूप से पूछा। माली दंग रह गई। क्या कोई ऐसा भी है जो स्पेस पायलट्स के बारे में नहीं जानता? उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उन्हें अन्य जगहों पर या अन्य लोगों द्वारा कुछ और कहा जाता होगा। स्पेस पायरेट्स बदमाशों का एक समूह है जो मर्चेंट शिप्स को लूटकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, माली ने समझाया। साहिल समझ गया, तो वे अर्थ के पायरेट्स की तरह हैं। इस परिपक्व और आकर्षक महिला ने शायद सोचा कि मैं एक स्पेस पायरेट हूं। साहिल को लगा कि उसका स्वभाव स्पेस पायरेट की छवि के अनुकूल नहीं होना चाहिए। चिंता न करें माम, मैं पायरेट नहीं हूं। क्या तुम सच में स्पेस पायरेट नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं स्पेस पायरेट होता तो मैं आपसे इतनी सारी बातें क्यों करता? माली ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि साहिल सही था। अगर वह स्पेस पायलट होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। वह इतनी बकवास क्यों करता? खट खट खट। इस समय कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस, ऐसा लगता है कि मर्चेंट शिप अभी किसी चीज से टकराई है। मुझे पता है, ये सिर्फ वॉइड में तैरता हुआ बजरी का एक टुकड़ा है। कोई हंगामा न करें, बस आगे बढ़ें। माली ने दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति से कहा। ठीक है मिस। दस्तक देने वाला व्यक्ति चला गया। माली ने फिर से साहिल की ओर देखा। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उसने देखा कि जो लड़का अचानक उसके कमरे में दिखाई दिया था वह जवान और सुंदर था। साहिल पहली नज़र में किसी साधारण परिवार का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी छवि और स्वभाव अद्वितीय थे और वह बिल्कुल भी स्पेस पायरेट जैसा नहीं लग रहा था। इससे माली को कुछ देर के लिए सुकून मिला। जब वह बाहर घूम रही थी तब वह कई जीनियस से भी मिली थी। भले ही वह लोगों को पहचानने में सक्षम न हो, लेकिन उसे अलग अलग लोगों के साथ कम से कम कुछ अनुभव तो था ही। ये लड़का साहिल पहली नज़र में सरल नहीं लग रहा था। शायद वह किसी बड़ी ताकत का प्रत्यक्ष वंशज था जो प्रशिक्षण के लिए बाहर आया था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? माली ने पूछा। मेरा नाम साहिल है। जहाँ तक बात है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, साहिल ने अपने हाथ फैलाए और जारी रखा, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ आने से पहले तुम क्या कर रहे थे? मैं बस वॉइड में आराम कर रहा था। फिर अचानक मैं यहाँ प्रकट हो गया। मैं भी बहुत हैरान हूँ। समझ गई। माली के मन में एक जवाब था। साहिल शायद वॉइड में आराम कर रहा होगा जब उसकी मर्चेंट शिप वहां से गुजरी और गलती से उससे टकरा गई। उसने असीम वॉइड में अप्रत्याशित रूप से एक व्यक्ति का सामना किया। अध्याय 1552। माली भी थोड़ी अवाक थी। मेरी किस्मत वाकई कुछ और ही है। लेकिन उससे टकराना ठीक है, ये स्पेस पायरेट से टकराने से कहीं बेहतर है। माफ करना साहिल, शायद हम गलती से तुमसे टकरा गए, माली ने इसके बारे में सोचने के बाद थोड़ा माफी मांगते हुए कहा। वास्तव में साहिल को शायद इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि क्या हुआ था। जब वह अभी 4 डायमेंशनल स्पेस से बाहर आया था तो उसके पैरों के नीचे किसी चीज ने टक्कर मारी थी। खैर माम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कहाँ है? तुम मेरी मर्चेंट शिप पर हो। हम एक दूर की गैलेक्सी से आए हैं और सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जाने वाले हैं। ओह, क्या आप भी सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जा रही हैं? बिल्कुल। क्यों, क्या तुम भी सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जा रहे हो? हालांकि यह थोड़ा संयोग है, लेकिन मैं वास्तव में वहां जाने की योजना बना रहा हूं, साहिल ने उत्तर दिया। ये वाकई एक संयोग है साहिल। चूंकि तुम थोड़े थके हुए हो, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। हमारी मंजिल एक ही है, इसलिए जब हम सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, माली ने सुझाव दिया। नहीं माम, मैं अकेला जा सकता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, साहिल ने मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में थका हुआ था और आराम करना चाहता था, ये सिर्फ एक बहाना था। वह ये नहीं कह सकता था कि वह अभी 4 डायमेंशनल स्पेस से बाहर आया है। इसके अलावा मर्चेंट शिप 4 डायमेंशनल स्पेस में साहिल जितनी तेज कैसे होगी? साहिल, मना मत करो। हमें बहुत खेद है कि हमारी शिप तुमसे टकरा गई, इसलिए तुम बस यहाँ आराम कर सकते हो। कुछ ही दिनों में हम सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वर्म होल के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम जल्द ही सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंच सकेंगे, माली ने कहा। उसे साहिल को शिप पर आराम करने देने का कारण केवल यह नहीं था कि उसे टक्कर मारने का पछतावा था।
पहली नज़र में साहिल काफ़ी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। यदि उनका सामना स्पेस पायरेट से होता है तो वे साहिल के पीछे की ताकतों की मदद से भागने में सक्षम हो सकते हैं। भले ही वे दूर न जा सकें, साहिल काफ़ी मजबूत होना चाहिए क्योंकि वह वॉइड में अकेला बहने में सक्षम था। जितने अधिक लोग उतनी अधिक शक्ति। मिस्टर, बस मेरी मॉम की बात मानिए और यहाँ आराम कीजिए। माली की गोद में उसकी बेटी ने भी साहिल को मनाया। साहिल वैसे भी यहाँ कभी नहीं रुकता क्योंकि उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। अंत में उसने माली को ये कहते सुना कि वे जल्द ही सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वर्म होल के प्रवेश द्वार पर पहुंच सकेंगे। इस प्रकार साहिल ने अपना मन बदल लिया। यह विशेष रूप से निर्मित वर्म होल 4 डायमेंशनल स्पेस में चलने से भी तेज होगा। तो मैं बस यहीं रुकूंगा। मुझे मार्ग निर्धारित करने के लिए किसी भी समय बाहर आने की भी आवश्यकता नहीं है। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? साहिल ने माली की गोद में छोटी बच्ची को देखते हुए पूछा। मिस्टर, मेरा नाम पेगी है, छोटी बच्ची ने जवाब दिया। पेगी, ओह कितना अच्छा नाम है। साहिल अजीब तरह से मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा नाम सुना था। शायद ये कोई उपनाम है। साहिल ने अपने दिल में ऐसा सोचा। पेगी ने उसके लहजे और हाव भाव को नोटिस किया क्योंकि जब भी वह अपना नाम बताती थी तो उसे अक्सर इसी तरह गलत समझा जाता था। मिस्टर, मेरा नाम पिगी नहीं है बल्कि पेगी है, छोटी बच्ची ने गुस्से में कहा। क्या इसमें कोई अंतर है? साहिल ने पूछा। बिल्कुल अंतर है। तो मुझे बताओ कि क्या अंतर है? मिस्टर, आप उस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम पेगी है, PIGGY नहीं, छोटी बच्ची ने समझाया। ओह, तो तुम्हारा नाम पेगी है। मुझे लगा कि यह पिगी था। साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं पागल हूं और मैं आपको नज़रअंदाज कर रही हूं। नहीं पेगी, गुस्सा मत हो, यह मेरी गलती है। साहिल ने जल्दी से अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। माली ने साहिल और अपनी बेटी के बीच की बातचीत सुनी। उसकी आखिरी चिंता जल्द ही गायब हो गई। अगर साहिल एक छोटी बच्ची से माफ़ी मांगने में सक्षम था तो इससे पता चलता था कि उसका स्वभाव अच्छा था और वह बुरा नहीं था। भले ही वह किसी शक्तिशाली ताकत का प्रत्यक्ष वंशज हो, वह क्रूर नहीं था। साहिल को जहाज पर रखकर माली भी जुआ खेल रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि इसके केवल फायदे ही थे, नुकसान कोई नहीं। अध्याय 1553। साहिल के मिलनसार व्यक्तित्व ने जल्द ही माली की सुरक्षा चौकसी कम कर दी। महिलाएं अपनी सिक्स्थ सेंस में विश्वास करती थीं और माली भी कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा उसने काफ़ी अनुभव हासिल किया था जब वह पहले बाहर घूमने के लिए अपने परिवार को छोड़ गई थी। भले ही उसने बहुत कम समय के लिए साहिल के साथ बातचीत की थी, जैसा कि कहावत है, चेहरा मन का सूचकांक होता है। साहिल की छवि और स्वभाव उसके मिलनसार व्यक्तित्व के साथ मिलकर बहुत धोखा दे सकते थे। इसलिए लोगों के लिए उसे बुरा आदमी मानना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि माली की बेटी पेगी, जो 7 या 8 साल की लड़की थी, साहिल को पसंद करती थी, वरना वह उससे बात करने और उसे साथ रखने के लिए पहल नहीं करती। साहिल ने रुकने का फैसला किया और जल्द ही वह माली और उसकी बेटी के साथ घुल मिल गया। उसे ये भी पता चला कि सुंदर महिला का नाम माली युंग था। छोटी बच्ची का नाम पेगी युंग था, जिसे साहिल पहले से ही जानता था। माँ और बेटी दोनों का सरनेम एक ही था, जिससे साहिल की जिज्ञासा जगी। क्या इस छोटी बच्ची के पिता का सरनेम भी युंग है, या उसके पिता घर जमाई हैं? अर्थ पर अपनी माँ के सरनेम वाले बच्चे भी हैं। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिला का परिवार बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे पुरुष उसके परिवार में शादी कर लेता है और घर जमाई बन जाता है। यदि नहीं तो बच्चों का सरनेम सामान्य रूप से पिता का होता है। साहिल को लगा कि पूछना उचित नहीं होगा और निश्चित रूप से उसे बहुत दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने बस इतना जाना कि युंग फैमिली जिससे माँ और बेटी आई थी, सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट से बहुत दूर एक बहुत ही दूरस्थ गैलेक्सी में थी। वे 1 साल से अधिक समय से इस मर्चेंट शिप पर थे। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान कई वर्म होल्स को भी पार किया था। जिस कारण से वे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जा रहे थे, वह अपनी गैलेक्सी से अद्वितीय संसाधनों को सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचना था। माली और उसकी बेटी के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद साहिल जाने की तैयारी करने लगा। आखिरकार यह उनका कमरा था, इसलिए उसका यहाँ लंबे समय तक रुकना उचित नहीं होगा। अगर सुंदर महिला का पति भी जहाज पर होता और ये देखता तो उसके लिए खुद को समझाना मुश्किल होता। माली, देर हो रही है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। साहिल खड़ा हुआ और विदाई मांगी। 1 मिनट रुको साहिल, तुम वॉइड में बह रहे थे इसलिए तुम्हें अच्छा भोजन किए हुए काफ़ी समय हो गया होगा। मैं किसी से तुम्हारे लिए कुछ साधारण भोजन तैयार करने के लिए कहूंगी। तुम खाने के बाद आराम कर सकते हो, माली ने कहा। अटर्नल बनने के बाद साहिल को अब सप्लीमेंट के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी। उसका शरीर आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित कर सकता था और फिर उसे विभिन्न अंगों को प्रदान कर सकता था। अटर्नल शुद्ध आनंद के लिए खाते थे।
इसके अलावा वे आकाश और पृथ्वी के कुछ दुर्लभ खजाने भी खाते थे जो उनके शरीर के लिए अच्छे थे। हालांकि साहिल केवल एक शुरुआती रूलर रैंक था, फिर भी वह एक वास्तविक इटर्नल था। वह तभी खाता था जब उसका मन होता था। हालांकि अब उसका खाने का मूड कैसे हो सकता था? उसका दिल पहले से ही सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पर लगा हुआ था। जब साहिल मना करना चाहता था और कहना चाहता था कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसने शब्दों के होठों पर आते ही तुरंत खुद को रोक लिया। चूंकि दूसरा पक्ष नहीं जानता था कि वह एक इटर्नल है, तो उसे खुद को उजागर क्यों करना चाहिए? उसने गुप्त रूप से इस मर्चेंट शिप की स्थिति की जांच की थी। यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति उसके सामने माली नाम की सुंदर महिला थी। वह एक यूनिवर्स रेल्म पीक इन्फिनिटी रैंकर थी और वह इटर्नल होने से बस एक कदम दूर थी। हालांकि यह एक बहुत बड़ा अंतर होगा और इसने पहले भी बहुत से लोगों को रोका था। आखिरकार यूनिवर्स रेल्म से इटर्नल रेल्म तक की छलांग को एक खगोलीय छलांग कहा जा सकता है। दोनों क्षेत्रों के बीच का अंतर मीलों दूर था। माली के लिए इस अंतर को पार करना इतना आसान नहीं था। जहां तक जहाज पर मौजूद अन्य लोगों की बात है, वे सभी अप्रासंगिक पात्र थे। अध्याय 1554। जब साहिल पहली बार स्टार किंगडम आया था, तब उसे सेलेस्ट द्वारा इरिडेसेंट सेक्ट लाया गया था। वह इरिडेसेंट सेक्ट में किससे मिला था? नोवा, जो इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी, नेक, जो सिमंस फैमिली का नया सेंट था, और इरिडेसेंट सेक्ट के 2 सेंट रेल्म सम्मानित बुजुर्ग। इनमें से कौन स्टार किंगडम में एक प्रमुख हस्ती नहीं था? यहाँ तक कि नोवा के स्वीकृति समारोह में साहिल को इरिडेसेंट सेक्ट के मध्यम रैंक और वरिष्ठ हस्तियों से घिरे वीआईपी क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था की गई थी। उनमें से विशाल बहुमत इटर्नल्स थे। इस वजह से साहिल को गलतफहमी हो गई कि स्टार किंगडम में हर जगह इटर्नल्स थे, और वे बिल्कुल भी खास नहीं थे क्योंकि वे हर जगह मौजूद थे। वास्तव में ये गलत था। स्टार किंगडम में इटर्नल्स वास्तव में उतने दुर्लभ नहीं थे जितने निम्न और मध्यम स्तर की सभ्यताओं में थे, लेकिन वे हर जगह भी नहीं थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि कोई कहाँ है। यदि कोई स्टार किंगडम में सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जैसी सबसे समृद्ध जगह पर था, तो इटर्नल्स कुछ भी नहीं थे। कोई यह भी कह सकता था कि वहां उनके ढेर लगे थे। हालांकि स्टार किंगडम के कई दूरदराज के कोनों में इटर्नल्स अभी भी अधिपति थे। उदाहरण के लिए, वह गैलेक्सी जहां माली युंग का परिवार स्थित था। जिनके पास इटर्नल्स थे, वे प्रमुख ताकतें थीं जिनसे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं करता था। तो मैं आपके आतिथ्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साहिल ने धन्यवाद दिया। साहिल, तुम्हारा स्वागत है। ये हमारी ओर से बस एक छोटा सा प्रयास है, माली ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। हालांकि उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र बढ़ने का कोई संकेत नहीं था। मासूम लड़कियों की तुलना में माली जैसी सुंदर युवा माताएं पुरुषों के लिए और भी अधिक आकर्षक थीं। जब वह छोटी थी, तब वह अपने चारों ओर अनगिनत ताकतों के वारिसों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थी। अब वह बड़ी हो गई थी, और बच्चा होने के बाद वह अधिक परिपक्व लग रही थी। फिर भी वह हमेशा की तरह सुंदर थी। माली के बोलने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, पैगी, जाओ नौकरों से उच्चतम मानक के अनुसार कुछ भोजन तैयार करने के लिए कहो, और मैं बाद में साहिल को वहां ले जाऊंगी। ठीक है, मॉम। पैगी के जवाब देने के बाद उसने साहिल की ओर देखा। मिस्टर, आपको बाद में और खाना होगा ताकि आप और लंबे हो सकें। पैगी, मैं पहले से ही पूरी तरह से बड़ा हो चुका हूं और अब और लंबा नहीं होऊंगा, साहिल ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गई, लेकिन आपको फिर भी अधिक खाना होगा ताकि पेट भरने पर आप और मजबूत बन सकें। पैगी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं बाद में सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह एक सौदा रहा। पैगी कुर्सी पर खड़ी हो गई और उसने अपने छोटे शरीर को मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने अपना छोटा हाथ साहिल की ओर बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह साहिल को हाई फाइव देना चाहती हो। साहिल मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। ये छोटी बच्ची बहुत प्यारी है। उसने हाथ बढ़ाकर पैगी के छोटे हाथ को छुआ। चटाक, एक छोटा हाई फाइव। आप हाई फाइव के बाद अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, अन्यथा। छोटी बच्ची मेज पर लेटी हुई थी, अपना सिर झुकाए हुए, जैसे सोच रही हो कि अगर साहिल मुकर गया तो क्या होगा। अन्यथा, साहिल ने उत्सुकता से पूछा। अन्यथा अन्यथा आप एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाएंगे, मिस्टर, छोटी बच्ची ने गंभीरता से कहा। हा, साहिल ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठीक है, अगर मैं खाना खत्म नहीं कर पाया तो मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, यह एक सौदा रहा। छोटी बच्ची के बोलने के बाद वह स्टूल से नीचे कूद गई, फिर उछलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद वह भोजन तैयार करवाने के लिए किसी को बुलाने रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद माली ने कहा, साहिल, कृपया उसकी बचकानी बकवास पर ध्यान न दें। मैं क्यों दूंगा? पैगी बहुत प्यारी है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, तो मैं क्यों ध्यान दूंगा। अध्याय 1555। साहिल कुछ देर कमरे में ही रुका रहा और फिर वह माली के साथ भोजन करने की जगह पर गया। पूरे भोजन के दौरान पैगी साहिल को घूरती रही, इसलिए साहिल के पास भोजन की पूरी मेज खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि छोटी बच्ची उसे जाने दे।
भोजन के बाद साहिल को एक अलग कमरे में लाया गया। कमरा विलासी नहीं था, लेकिन सौभाग्य से यह अपेक्षाकृत साफ और व्यवस्थित था। ये साहिल की इच्छाओं के बिल्कुल अनुरूप था। साहिल की इस पर बहुत अधिक मांगें नहीं थीं। जब तक ये बहुत गंदा या अस्त व्यस्त नहीं था, वह इसे स्वीकार कर सकता था। जब साहिल आराम कर रहा था, तब मर्चेंट शिप तेजी से वर्महोल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, माली भी तनावपूर्ण और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। वर्महोल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में लगने वाले 3 दिनों में उनके स्पेस पायरेट से टकराने की सबसे अधिक संभावना थी। आखिरकार ये सबसे खतरनाक हिस्सा था। उनकी मर्चेंट शिप पर मौजूद कम शक्ति और पार्शल इटर्नल पर किसी के न होने के कारण वे स्पेस पायरेट्स के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। मर्चेंट शिप ने जल्द ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। माली लगातार तनाव में थी। वह अपने दिल में कड़ी प्रार्थना कर रही थी कि उसका सामना स्पेस पायरेट से न हो। ये कहा जा सकता था कि यह जहाज युंग फैमिली की सबसे अच्छी चीज़ों को ले जा रहा था। युंग फैमिली ने भी आसपास की ताकतों की बाधा से बचने के लिए सब कुछ किया था। पूरे युंग फैमिली ने अपनी सारी उम्मीदें इसी मर्चेंट शिप पर लगा दी थीं। उन्हें सफल होना ही था। अगर कोई इस मर्चेंट शिप को लूट लेता तो उसके बाद युंग फैमिली का भविष्य अनंत विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। उनके पास वापसी की कोई संभावना नहीं होती। माली जानती थी कि युंग फैमिली की अब जो हालत है, उसकी वजह वह खुद है। अगर वह तब जिद्दी न होती तो युंग फैमिली आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता। यही कारण था कि उसने इस यात्रा पर आने की पहल की। उसने अपनी सारी संपत्ति और जीवन इस जहाज पर दांव पर लगा दिया था। अगर मर्चेंट शिप लूटी गई तो उसके पास अपने परिवार का सामना करने के लिए वापस जाने की ताकत नहीं होगी। माली ने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। इस बार वह मर्चेंट शिप के साथ ही जिएगी और मरेगी। अगर जहाज बच गया तो वह जीवित रहेगी, लेकिन अगर नहीं बचा तो वह भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। हालांकि उसकी बेटी पेगी अभी छोटी थी। उसके पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी और उसकी जिंदगी यहाँ नहीं रुकनी चाहिए थी। अगर कोई और विकल्प नहीं बचा तो मैं पेगी को साहिल की देखभाल में छोड़ दूंगी और मैं उनके भागने के लिए बेताबी से रास्ता बनाऊंगी। मेरी बेटी वैसे भी साहिल को बहुत पसंद करती है। माली ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। मॉम, आपको क्या हुआ है? आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? पेगी ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। वह ये देखने के लिए जागी कि उसकी माँ वैसी ही दिख रही थी जैसी वह सोने से पहले दिख रही थी। मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। माली ने अपनी बेटी पेगी के गाल को सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, अगर आप नहीं सोएंगी तो मैं भी नहीं सोऊंगी। छोटी बच्ची ने मुंह फुला लिया। ठीक है, मॉमी तुम्हारे साथ सोएगी, ठीक है, माली ने कहा और पेगी के पास लेट गई, उसे गले लगाया और सोने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद माली ने फुसफुसाया, पेगी, क्या तुम सो गई? नहीं मॉम, मैं जाग गई हूँ और अब मुझे नींद नहीं आ रही है, छोटी बच्ची ने उत्तर दिया। पेगी, मुझे बताओ, क्या तुम साहिल को पसंद करती हो? मैं उसे पसंद करती हूँ, छोटी बच्ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तुम उसे क्यों पसंद करती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे लगता है कि मिस्टर की मुस्कान बहुत अच्छी है जो मुझे अच्छा महसूस कराती है। वह बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। मुझे मिस्टर के साथ रहना पसंद है। तो क्या तुम ठीक रहोगी अगर मैं तुम्हें आपसे मिस्टर के पास रहने दूं? बिल्कुल मॉम, क्या मैं सच में आपसे मिस्टर के साथ रह सकती हूँ? छोटी बच्ची तुरंत उठकर बैठ गई और उसने उत्साह से पूछा। अध्याय 1556। माली भी उठकर बैठ गई और बोली, बिल्कुल, तुम रह सकती हो। बहुत अच्छा मॉम, अब से आप, मैं और मिस्टर हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? पेगी, तुम बहुत लालची नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मेरे और मिस्टर में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? क्या मैं दोनों को नहीं चुन सकती? मुझे मॉम पसंद है, लेकिन मुझे मिस्टर भी पसंद है, छोटी बच्ची ने कुछ भ्रम के साथ कहा। माली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, फिर मैं आपको चुनती हूँ। मैं अपनी मॉमी के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, छोटी बच्ची ने मुंह फुला लिया। जाहिर है, उसकी माँ अभी भी उसके दिल में पहले स्थान पर थी। आखिरकार वह साहिल को केवल कुछ ही दिनों से जानती थी। तो क्या तुम्हें अब मिस्टर नहीं चाहिए? मुझे वह अभी भी चाहिए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं मिस्टर के पास जाऊंगी, छोटी बच्ची ने कुछ देर सोचा और कहा। पेगी, सो जाओ, तुम्हें जल्दी बड़ा होना होगा। माली अपनी बेटी को पकड़कर फिर से लेट गई। ठीक है, चिंता मत करो मॉम, मैं जल्द ही बड़ी हो जाऊंगी और फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा। माली को बहुत बुरा लगा। वह जानती थी कि उसकी बेटी को देखते ही साहिल से प्यार इसलिए हो गया क्योंकि उसे बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला था। युंग फैमिली हमेशा से माली की बेटी पेगी का बहुत कम स्वागत करता रहा था। साफ तौर पर कहें तो युंग फैमिली की आज जो स्थिति है उसका एक बड़ा हिस्सा पेगी की वजह से है।
अगर माली जब युंग फैमिली में वापस आई थी तब गर्भवती न होती तो वह अपनी परिपक्वता, सुडौल बदन और आकर्षण के साथ अभी भी अपने चारों ओर अनगिनत ताकतों द्वारा चाही जाती। उस स्थिति में युंग फैमिली अभी भी प्रमुख ताकतों से निपटने और अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखने के लिए माली पर भरोसा कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि माली गर्भवती होकर युंग फैमिली में लौटी। चाहे वह कितनी भी आकर्षक या मनमोहक क्यों ना हो, कोई भी उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे उसे चाहते हों। जो कोई भी माली से शादी करता वह तुरंत आसपास की अनगिनत ताकतों के उपहास का पात्र बन जाता। न केवल उसकी हर जगह आलोचना होती, बल्कि उसके परिवार को भी कष्ट सहना पड़ता। कोई भी ऐसे दबाव का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे ही पेगी का जन्म हुआ, उसका युंग फैमिली द्वारा तिरस्कृत होना तय था। अगर माली न होती, जो यूनिवर्स रेल्म पीक इन्फिनिटी रैंकर थी और युंग फैमिली में शीर्ष 3 में थी, तो पेगी के दिन और भी कठिन होते। यही कारण था कि माली ने पेगी को इस यात्रा पर अपने साथ लिया, भले ही वह जानती थी कि यह बहुत खतरनाक होगा। अगर वह मर्चेंट शिप के साथ गायब हो जाती तो पेगी को उसके बिना युंग फैमिली में बहुत कष्ट सहना पड़ता। इसलिए वह उसे साथ ले आए और उनका भाग्य भगवान पर छोड़ दिया। माली के युंग फैमिली में लौटने के बाद कई शक्तिशाली लोगों ने गुप्त रूप से उससे संपर्क किया और उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही उन्होंने उससे बहुत सारे लाभों का वादा भी किया। हालांकि एकमात्र शर्त यह थी कि उनके रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। फिर भी माली ने उन सभी को ठुकरा दिया। वह एक समय में सबसे ऊपर रही थी, तो वह उन साधारण लोगों में दिलचस्पी क्यों रखेगी। ऐसा करके उसने युंग फैमिली के पतन की गति को भी तेज कर दिया। अंत में उसके पास मौत तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 1 घंटे बाद पेगी गहरी नींद में सो गई और माली चुपचाप खड़ी हो गई। वे सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक दौर में थे, तो वह कैसे सो सकती थी। तैयार होने के बाद माली ने कमरा छोड़ दिया और मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम में चली गई। उसे मर्चेंट शिप की स्थिति पर नजर रखनी थी। जब तक वे इन 3 दिनों को सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे, वर्महोल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद यात्रा सफल हो जाती। अध्याय 1557। समय एक तनावपूर्ण माहौल के साथ धीरे धीरे बीतता गया। युंग फैमिली की मर्चेंट शिप पर सवार हर कोई लगातार तनाव में था, सिवाय छोटी बच्ची पेगी और साहिल के। हर कोई जानता था कि अब सबसे खतरनाक समय है। वे तब ठीक रहेंगे अगर उनका सामना किसी स्पेस पायरेट से नहीं हुआ। युंग फैमिली को न केवल इस यात्रा से बहुत लाभ होगा, बल्कि उन्हें समृद्ध पुरस्कार भी मिलेंगे। अगर वे स्पेस पायरेट से टकरा गए तो ये कहना मुश्किल होगा कि वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। पुरस्कारों का आनंद लेना तो दूर की बात है। वास्तव में इस मर्चेंट शिप पर अधिकांश लोग माली द्वारा ऊंची कीमत पर किराए पर लिए गए थे। यहाँ युंग फैमिली के बहुत से सदस्य नहीं थे। आसपास की शत्रुतापूर्ण ताकतों का ध्यान आकर्षित करने और माली के लिए इस यात्रा पर जाने का अवसर बनाने के लिए युंग फैमिली बिखर गया। इस बार ये कहा जा सकता है कि युंग फैमिली ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये परिवार के लिए करो या मरो की स्थिति थी। इस समय मर्चेंट शिप वर्महोल के बहुत करीब थी और वहां पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। उन्हें अभी तक किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट द्वारा भेजी गई कोई गश्ती टीम नहीं देखी, नहीं वे उस स्पेस पायरेट से मिले जो मर्चेंट शिप्स को लूटता था। हालांकि माली ने अभी भी अपनी सुरक्षा चौकसी कम नहीं होने दी। केवल एक बार जब वे वर्महोल के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे तभी वह कह पाएगी कि वे सुरक्षित हैं, वरना कुछ भी संभव था। मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी माली के साथ खड़ा था और वे मर्चेंट शिप के सेंसर को घूर रहे थे। अगर कोई चीज मर्चेंट शिप के पास आती तो वे उसे तुरंत नोटिस कर पाते और प्रतिक्रिया दे पाते। ये बूढ़ा आदमी फ्रेजे युंग था, जो युंग फैमिली का वरिष्ठ बटलर और एक लेट इन्फिनिटी रैंकर था। साथ ही वह माली का बड़ा भी था, लेकिन वह युंग फैमिली का एक दूर का रिश्तेदार था। माली युंग फैमिली की प्रत्यक्ष वंशज और एक यूनिवर्स रेल्म पीक इन्फिनिटी रैंकर थी। हालांकि दोनों अलग अलग पीढ़ियों से थे, फिर भी उनकी पहचान और ताकत में एक अंतर था। इसलिए जब फ्रेजर ने माली को देखा तो उसे सम्मानपूर्वक उसे मिस कहकर संबोधित करना पड़ा। मिस, हमने सबसे खतरनाक हिस्से का 2/3 हिस्सा पार कर लिया है। जब तक हम एक और दिन डटे रहेंगे, मर्चेंट शिप वर्महोल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएगी। हम इस बार निश्चित रूप से सफल होंगे। युंग फैमिली सिर्फ इस तरह नीचे नहीं गिरेगा और हम निश्चित रूप से वापसी करेंगे और अपने पूर्व गौरव को वापस पाएंगे। माली के पास खड़े होकर फ्रेजर ने थोड़ा उत्साह के साथ कहा। उन्हें बहुत लंबे समय से दबाया गया था। उसने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन वह वापसी करने में सक्षम होगा। ये कहा जा सकता था कि युंग फैमिली इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। उन्हें कुछ स्रोतों से पता चला कि सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में हाल ही में उस कच्चे अयस्क की कमी हो गई है जो उनके पास जहाज पर था, और ये चीजें आमतौर पर कुछ बड़े ट्रेडिंग हाउसेस को कम कीमतों पर बेची जाती थी, इसलिए वे अधिकांश लाभ ले लेते थे। कारण कि किसी ने भी उन्हें खुद सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट तक ले जाने की हिम्मत नहीं की,
वह ये था कि दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए रास्ते में कुछ दुर्घटनाएं होना अपरिहार्य था। दूसरा कारण स्पेस पायरेट्स थे। यदि वे सावधान नहीं रहे तो न केवल वे सब कुछ खो देंगे बल्कि वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बड़े ट्रेडिंग हाउसेस को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर स्पेस पायरेट्स बड़े ट्रेडिंग हाउसेस की मर्चेंट शिप्स को लूटने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि इस बार युंग फैमिली हताशा के बिंदु पर पहुंच गया था, इसलिए उन्होंने इसे खुद करने का फैसला किया। युंग फैमिली का व्यावसायिक पक्ष उनके आसपास की ताकतों द्वारा बुरी तरह से दबा दिया गया था और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। यदि इतने बड़े परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता तो उनके लिए लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने जुआ खेलने और कच्चे अयस्क की इस खेप को वितरित करने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। जब तक वे सुरक्षित रूप से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंच सकते थे, वे निश्चित रूप से इस जहाज के माल को ऊंची कीमत पर बेचेंगे। युंग फैमिली उस पैसे से बहुत कुछ कर सकता था। वे अब इस हद तक प्रतिबंधित नहीं रहेंगे कि उनके लिए कोई उम्मीद ही न बचे। जब तक हम वर्महोल के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच जाते, हम ढील नहीं दे सकते। वहां पहुंचने तक स्पेस पायरेट्स किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। सभी को अलर्ट पर रहने का आदेश भेजें। जब तक हम सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंच सकते हैं और सामान की इस खेप को बेच सकते हैं, मैं, माली युंग, ये सुनिश्चित करूंगी कि सभी को उनके लाभ मिलें। माली ने सेंसर को घूरते हुए बिना किसी भाव के कहा। जी मिस, फ्रेजर ने जवाब दिया। वह बोलने के बाद मुड़ा और चला गया। वह मर्चेंट शिप के कर्मचारियों को एक एक करके सूचित करने जा रहा था। फ्रेजर के जाने के कुछ ही देर बाद माली की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह शुरू में ही तनाव मुक्त नहीं थी, लेकिन अब वह तुरंत और अधिक घबरा गई। अध्याय 1558। मर्चेंट शिप के सेंसर्स ने दिखाया कि कोई चीज उनके पास आ रही थी। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो सकी कि यह स्पेस पायरेट था या नहीं, वे बस इतनी उम्मीद नहीं रख सकते थे। आखिरकार ये पूरे मर्चेंट शिप पर मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के साथ साथ युंग फैमिली की उम्मीद के बारे में था। माली ने बिना किसी हिचकिचाहट के अलार्म बजा दिया। पून पून पून। अचानक कर्कश अलार्म ने पूरी मर्चेंट शिप को भर दिया। कंट्रोल रूम के कई कर्मचारी जो मर्चेंट शिप को नियंत्रित कर रहे थे, तुरंत घबराकर माली की ओर मुड़े। मर्चेंट शिप पर मौजूद हर किसी ने इसे सुना। साहिल और पैगी को छोड़कर बाकी सभी हरकत में आ गए। फ्रेजर भी जल्दी से कंट्रोल रूम की ओर भागा। मिस, क्या बात है? फ्रेजर ने घबराकर पूछा। वह जानता था कि माली बिना किसी कारण के अलार्म नहीं बजाएगी। निश्चित रूप से कोई दुर्घटना हुई होगी। कोई चीज जहाज के पास आ रही है। सबको अपने पदों पर लौटने और तैयार होने के लिए कहो, माली ने शांति से उत्तर दिया। इस समय वह भी बेहद घबराई हुई थी, लेकिन इस मर्चेंट शिप की रीढ़ होने के नाते वह इसे दिखा नहीं सकती थी। अगर वह घबरा गई तो पूरी मर्चेंट शिप में अफरा-तफरी मच जाएगी। क्या ये स्पेस पायरेट है? फ्रेजर ने कांपती आवाज में पूछा। स्पेस पायरेट्स को पूरे स्टार किंगडम में लोगों का सबसे कुख्यात समूह कहा जा सकता था। वे अनगिनत व्यापारियों को डरा देते थे। वे 3 प्रकारों में विभाजित थे। पहला प्रकार अधिक सैद्धांतिक था। वे केवल टोल वसूलते थे और कुछ भी लूटते नहीं थे या लोगों को मारते नहीं थे। यहाँ तक कि अगर व्यापारियों का सामना उनसे होता तो वे आपदा से बचने के लिए बस शुल्क का भुगतान कर देते। दूसरे प्रकार के स्पेस पायरेट गुजरने वाले व्यापारियों का माल लूट लेते थे, लेकिन वे हत्या नहीं करते थे। अंत में तीसरा प्रकार सभी स्पेस पायरेट्स में सबसे क्रूर प्रकार था। वे न केवल व्यापारियों को लूटते थे और महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, बल्कि वे चालक दल और यात्रियों की जान भी नहीं बख्शते थे। दुर्भाग्य से स्पेस पायरेट्स के बीच तीसरा प्रकार सबसे प्रचलित था और वे कम से कम 90% स्पेस पायरेट्स का हिस्सा थे। उनके शब्दों में, वे पहले से ही खूनी स्पेस पायरेट्स थे, तो वे किसी फालतू के सिद्धांतों की परवाह क्यों करेंगे? यदि व्यापारी उन स्पेस पायरेट से अधिक शक्तिशाली होते जिनसे उनका सामना हुआ, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। स्पेस पायरेट्स मूर्ख नहीं थे। अगर वे जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो वे मौत को दावत नहीं देते थे। अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति का सामना होने पर वे तुरंत पीछे हट जाते थे। यदि उनकी ताकत लगभग बराबर होती और स्पेस पायरेट्स को लगता कि उन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, तो वे समझौता करने की पेशकश करते। वे पहले प्रकार के स्पेस पायरेट्स की तरह कुछ पैसे मांगने के बाद अपने शिकार को जाने देते। यदि उनके शिकार बहुत कमजोर होते तो केवल एक ही अंत होता। स्पेस पायरेट्स अपने शिकारों को लूटते और मार देते थे, उन्हें बातचीत का कोई रास्ता नहीं देते थे। फ्रेजर को भी तीसरे प्रकार के स्पेस पायरेट का सामना करने का डर था। उनकी मर्चेंट शिप की ताकत स्पेस पायरेट्स से अधिक नहीं थी। अगर स्पेस पायरेट्स इस जहाज पर मौजूद लोगों को भी नहीं हरा सकते थे, तो वे खुद को स्पेस पायरेट्स कैसे कह सकते थे? स्पेस पायरेट्स के एक समूह का नेतृत्व कम से कम पार्शियल इटर्नल्स कर रहे होंगे। बड़े स्पेस पायरेट गिरोहों में कुछ इटर्नल्स भी होंगे। इस बीच युंग फैमिली की इस मर्चेंट शिप पर सबसे मजबूत माली थी, जो यूनिवर्स रेल्म पीक इन्फिनिटी रैंकर थी। दूसरे फ्रेजर थे, जो लेट इन्फिनिटी रैंकर थे।
अध्याय 1559। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या पास आ रहा है। यह एक स्पेस पायरेट हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है, लेकिन चाहे वह कुछ भी हो, हर किसी को तैयार रहना चाहिए, माली ने पीछे मुड़े बिना कहा। समझ गया मिस, मैं सबको तुरंत सूचित करूंगा ताकि वे तैयार हो सकें। फ्रेजर बोलने के बाद मुड़ा और चला गया। माली वहीं खड़ी रही, सेंसर को गौर से देखती रही। सेंसर ने दिखाया कि आगे एक वस्तु थी और वह तेजी से मर्चेंट शिप की ओर आ रही थी। इस गति से दोनों पक्ष 1 घंटे में टकरा जाएंगे। अब जबकि उनका सामना हो चुका था, कुछ और कहना बेकार था। पहला कदम यह निर्धारित करना था कि वस्तु मृत है या जीवित। अगर वह मृत थी तो वह निश्चित रूप से स्पेस पायरेट नहीं था। वह शायद वॉइड में बहता हुआ कोई मीटेराइट होगा। अगर ऐसा था तो वे दिशा बदल सकते थे और उसके चारों ओर से जा सकते थे। अगर यह एक जीवित चीज थी और वह उनका पीछा कर रही थी, तो इसके स्पेस पायरेट होने की संभावना अधिक थी। शांत होने के बाद माली कंट्रोल रूम की ओर मुड़ी और मर्चेंट शिप को नियंत्रित करने वाले कर्मचारियों से कहा, धीमे हो जाओ और 30 डिग्री दाईं ओर मुड़ो। जी मिस, कर्मचारी ने जवाब दिया। फिर उसने मर्चेंट शिप को नियंत्रित किया, गति कम की और दाईं ओर मोड़ दिया। माली आगे की ओर तेजी से आ रही वस्तु को घूरती रही। यदि उनके दिशा बदलने पर वह चीज हिली तो वे निश्चित हो सकते थे कि वह वास्तव में एक स्पेस पायरेट था। मॉम, छोटी बच्ची पेगी अलार्म से जाग गई थी और उसने पाया कि उसकी मां आसपास नहीं थी, इसलिए वह कंट्रोल रूम की ओर चल दी। पेगी, मैं अभी व्यस्त हूं, तुम्हें वापस जाकर सो जाना चाहिए। माली झुकी और पेगी को गोद में उठाकर बोलने लगी। मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप अपना काम जारी रख सकती हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। नहीं, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम मुझे प्रभावित करोगी, लेकिन मैं अकेले नहीं सोना चाहती। छोटी बच्ची ने मुंह फुला लिया और व्यथित होकर विरोध किया। तो कैसा रहेगा अगर तुम साहिल के पास जाओ, वह अब तक जाग गया होगा। माली ने कुछ देर सोचा और सुझाव दिया। ठीक है, मैं मिस्टर के साथ खेलने जाऊंगी, छोटी बच्ची ने तुरंत खुशी से कहा। ठीक है, तुम्हें साहिल के साथ खेलने जाना चाहिए। अगर वह पूछे तो तुम उसे बता देना कि मैं अभी व्यस्त हूं, माली ने कहा और छोटी बच्ची को जमीन पर रख दिया। ठीक है मॉम, मैं अब जा रही हूं। जाओ। छोटी बच्ची उछलते कूदते कंट्रोल रूम से बाहर निकल गई। माली ने सेंसर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। समय हर मिनट और हर सेकंड बीतता गया। 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बीत गए। सामने वाली वस्तु ने हिलने डुलने का जरा भी निशान नहीं दिखाया, इसलिए माली ने थोड़ा और सुकून महसूस किया। विचलित होने की जरूरत नहीं है, गति बढ़ाओ और सीधे आगे बढ़ो, माली ने कहा। समझ गया। मर्चेंट शिप सीधे आगे बढ़ती रही। आधे घंटे के बाद कोई हलचल नहीं हुई। 50 मिनट बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। अगले 10 या 20 मिनट में मर्चेंट शिप सामने वाली तेज गति से चलने वाली वस्तु से अलग हो चुकी होगी। एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे तो वे सुरक्षित हो जाएंगे। मिस, फ्रेजर ने घबराकर चिल्लाया। चुप रहो, ध्यान से देखो, हम एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं। यदि तुम देखते हो कि प्रतिद्वंद्वी हमारी ओर बढ़ रहा है तो तुरंत बैटल मोड में चले जाओ, माली ने गंभीरता से आदेश दिया। समझ गया, फ्रेजर ने कहा और चुप हो गया। हालांकि कंट्रोल रूम के कर्मचारी बोल नहीं रहे थे, लेकिन वे बेहद घबराए हुए थे। उनकी हथेलियां पसीने से तरबतर थीं। अलार्म बजने के बाद साहिल ने भी स्वाभाविक रूप से इसे सुना। वह बाहर जाकर माली से इस बारे में पूछना चाहता था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने इसे भूल जाने का फैसला किया। माली जैसा व्यापारी जो साल भर चलता रहता है, उसके पास आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपनी योजना होनी चाहिए। इस बात की उच्च संभावना थी कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। साहिल को नहीं पता था कि माली पहली बार जहाज का निर्देशन कर रही थी। यहाँ तक कि जो व्यापारी साल भर यात्रा करते थे, वे भी बड़े स्पेस पायरेट गिरोहों का सामना करने से डरते थे। अध्याय 1560। हालांकि वे साधारण स्पेस पायरेट से नहीं डरते थे। आखिरकार अगर वे बाहर व्यापार करने की हिम्मत करते थे तो वे बहुत कमजोर नहीं होंगे। साहिल बाहर नहीं गया और अपने कमरे में आराम करना जारी रखा। वह सोच रहा था कि सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पहुंचने के बाद उसे अपना व्यवसाय कैसे शुरू करना चाहिए। खट खट खट, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? साहिल ने पूछा। मिस्टर, दरवाजा खोलिए। मैं हूं। दरवाजे के बाहर से छोटी बच्ची पेगी की आवाज आई। पेगी, वह क्या चाहती है? साहिल उत्सुक था और उठा और उसने दरवाजा खोला। उसने दरवाजे के बाहर खड़ी छोटी बच्ची को देखा। साहिल घुटनों के बल बैठा और पूछा, पेगी, तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर, मॉमा भी बहुत व्यस्त हैं और उनके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ आकर खेलने के लिए कहा, छोटी बच्ची ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तो तुम्हारी माँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, छोटी बच्ची ने अपना सिर हिलाया। साहिल मुस्कुराया। आखिर 7 या 8 साल की बच्ची क्या जानती है? ठीक है फिर, चूंकि तुम्हारी मॉम खाली नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा।
साहिल ने छोटी बच्ची को गोद में उठाया, मुड़ा और अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद अपने कमरे में दाखिल हुआ। धन्यवाद मिस्टर। छोटी बच्ची बहुत समझदार थी। छोटी बच्ची को कुर्सी पर बिठाने के बाद साहिल ने पूछा, तुम क्या खेलना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहानियाँ सुनाएं, छोटी बच्ची ने कहा। जरूर, मैं तुम्हें स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स की कहानी सुनाऊंगा। साहिल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे अभी सुनाए। फिर साहिल ने पैगी को कहानियां सुनाना शुरू किया। एक ने बहुत गंभीरता से बोला जबकि दूसरे ने उससे भी अधिक गंभीरता से सुना। जब उसने सुना कि स्नो वाइट ने जहरीला सेब खा लिया है तो छोटी बच्ची ने साहिल का हाथ कसकर पकड़ लिया, जो उसके दिल के अंदर के तनाव और चिंता को दर्शाता था। हालांकि वह बहुत समझदार थी और उसने जोर से कुछ नहीं पूछा। उसने साहिल को बीच में टोका भी नहीं। जब साहिल ने संक्षिप्त कहानी पूरी की और कहा कि स्नो वाइट एंड द प्रिंस उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगे तो छोटी बच्ची ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दी। कैसा रहा पैगी, क्या वह कहानी अच्छी थी? साहिल ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ मिस्टर, मुझे एक और सुनाए, मुझे एक और चाहिए, छोटी बच्ची ने उत्साह से उत्तर दिया। तो मैं तुम्हें एक और सुनाऊंगा। उन दोनों ने कमरे में कहानी सुनाने का सुखद समय बिताया। इसके विपरीत मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम का माहौल फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया था। माली ने सेंसर को ध्यान से देखा। 5 और मिनट। जब तक ये 5 मिनट बीत जाते हैं और दूसरा पक्ष अभी भी अपना मार्ग नहीं बदलता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगे और वे सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिद्वंद्वी या तो कोई उल्कापिंड था, कोई मर्चेंट शिप थी, या कोई ताकत थी जो वहां से गुजर रही थी। इनमें से किसी भी मामले में ये स्पेस पायरेट नहीं होगा। हिलना मत, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, माली ने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की। ये सिर्फ वह नहीं थी, पास में खड़ा फ्रेजर भी अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था। मर्चेंट शिप के सभी कर्मचारी अत्यधिक तनाव की स्थिति में थे। यदि तेजी से आ रही वस्तु ने रास्ता बदला और उनकी ओर आई तो वे मूल रूप से इसे स्पेस पायरेट्स का एक समूह मान सकते थे। मर्चेंट शिप पर सवार हर किसी की जान खतरे में होगी। वे उन स्पेस पायरेट्स का सामना करने से नहीं बच पाएंगे जो मर्चेंट शिप्स को लूटने में माहिर थे। भले ही उन्होंने दूसरे पक्ष का पता चलते ही दिशा बदल दी हो, फिर भी भागने का कोई मौका नहीं होगा। स्पेस पायरेट के उपकरण युंग फैमिली की मर्चेंट शिप के उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थे। अध्याय 1561। माली और फ्रेजर मर्चेंट शिप के सेंसर्स को घूरते रहे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर एक सेकंड मर्चेंट शिप पर मौजूद लोगों के लिए यातना जैसा था। अचानक माली ने देखा कि उसके सामने आ रही वस्तु हिली और वह शिप की दिशा में बढ़ रही थी। जब उसने ये देखा तो माली का दिल गले तक आ गया। उसे डर था कि वह केवल भ्रम में थी क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। इस प्रकार उसने करीब से देखने के लिए दोनों हाथों से अपनी आंखें मलीं। उसने जो देखा उसने तुरंत उसकी आंखों को आतंक से चौड़ा कर दिया। सेंसर पर उनके सामने एक लाइट स्पॉट तेजी से मर्चेंट शिप की ओर बढ़ रहा था। मूल रूप से, हालांकि दोनों करीब आ रहे थे, वे दो समानांतर रेखाओं की तरह थे जो कभी नहीं मिल सकती थीं। अब लाइट स्पॉट ने अपना रास्ता बदल लिया और मर्चेंट शिप की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अगर यह जारी रहा तो उनके रास्ते जल्द ही एक दूसरे को काटेंगे। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से मर्चेंट शिप के लिए आ रहा था। क्या हम स्पेस पायरेट से टकरा गए? ऐसा क्यों हुआ? भाग्य ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह मुझे एक मौका क्यों नहीं देगा? ये देखते हुए कि वे जल्द ही आशा के स्थान पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब एक न भरने वाली खाई थी। माली ने शक्तिहीनता की तीव्र भावना महसूस की। जब वह बाहर घूम रही थी तब उसके साथ भाग्य ने गलत व्यवहार किया था, जिसके कारण वह गर्भवती होने के दौरान युंग फैमिली में अकेली लौट आई थी। इन वर्षों में माली ने अपनी बेटी पैगी को अकेले जन्म दिया। तब से उसने कितनी आलोचना और दबाव सहन किया था, यहाँ तक कि युंग फैमिली के सदस्य भी उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते थे। बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए। अगर उसकी बेटी की खातिर न होता तो माली अब और इसे सहन नहीं कर पाती। वह अब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। वह बस अपनी बेटी पैगी का तब तक सुरक्षित पालन पोषण करना चाहती थी जब तक पैगी स्वतंत्र न हो जाए। इसके बावजूद ऐसा लगता था कि भाग्य इस साधारण अनुरोध को भी पूरा नहीं करना चाहता था। शायद उसने अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में अपनी सारी अच्छी किस्मत का इस्तेमाल कर लिया था और इसीलिए माली का जीवन उसके जीवन के दूसरे आधे हिस्से में इतना दयनीय था। वह कभी युंग फैमिली की गौरवशाली बेटी हुआ करती थी। न केवल वह प्रतिभाशाली थी बल्कि उसकी सुंदर उपस्थिति भी उस गैलेक्सी में प्रसिद्ध थी जहां युंग फैमिली स्थित था। अनगिनत ताकतों के बहुत से वारिस उसकी ओर आकर्षित हुए थे और उसका हाथ मांगने के लिए लोगों की लहरें आती थीं। इसके विपरीत, जब भी अब उसका नाम लिया जाता था तो वह उनके मजाक का पात्र बन जाती थी। फ्रेजर ने भी सेंसर पर वह देखा जो हो रहा था। वह आतंक में चिल्लाया, मिस, ये हमारी ओर आ रहा है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए?
जब कंट्रोल रूम के बाकी कर्मचारियों ने फ्रेज़र की आवाज़ सुनी तो वे सभी आतंक में उन दोनों की ओर देखने के लिए मुड़े। उस समय माली का मन भी उथल पुथल में था। हमें क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पता होगा। इस स्थिति में वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि दूसरा पक्ष केवल कुछ पैसे मांगे और उन्हें जाने दे। फिर वह इसे आपदा को टालने के लिए कुछ पैसे देने के रूप में सोचेगी। वह सबसे क्रूर स्पेस पायरेट्स का सामना नहीं करना चाहती थी, अन्यथा इस नाव पर मौजूद लोगों की उम्मीदें, साथ ही पूरे युंग फैमिली की उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी। चेताक, माली होश में आए और उसने फिर से अलार्म बजाया। पून पून पून। पूरी मर्चेंट शिप में फिर से कर्कश अलार्म गूंज उठा। अध्याय 1562। अंकल फ्रेजर, विदेशी दुश्मनों से बचाव के लिए पूरे शिप को अलर्ट पर रहने का आदेश दें। माली ने आदेश दिया, सेंसर पर उस लाइट स्पॉट को घूरते हुए जो करीब आ रहा था। जी मिस, फ्रेजर ने उत्तर दिया और माली के आदेश को पहुंचाने के लिए तुरंत कंट्रोल रूम से बाहर निकल गया। वह अब केवल मिस के आदेशों का पालन कर सकता था। मिस, क्या हमें मार्ग बदलने की आवश्यकता है? एक कर्मचारी ने सावधानी से पूछा। ये बेकार है, भले ही हम दूसरे पक्ष को देखते ही मुड़ जाएं और भाग जाएं, फिर भी यह बेकार होगा। एक बार जब स्पेस पायरेट हमें नोटिस कर लेता है तो हमारी शिप के भागने की कोई संभावना नहीं होती है। माली ने अपना सिर हिलाया और कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना जारी रखें। यदि यह एक आशीर्वाद है तो यह अच्छा होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हम वैसे भी आपदा से नहीं बच सकते। अब जबकि हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं, हम भाग नहीं सकते। इसलिए आशा करते हैं कि दूसरे पक्ष का अनुरोध बहुत अधिक नहीं होगा। माली के आदेश प्राप्त करने के बाद पूरी मर्चेंट शिप बदलना शुरू हो गई। मर्चेंट शिप के चारों ओर एनर्जी कैनन की नलियां दिखाई दी, जो मर्चेंट शिप को एक हेजहॉग की तरह हथियार बंद कर रही थीं। साथ ही मर्चेंट शिप की रक्षा प्रणाली को भी उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया गया था। यदि उनके पास आने वाला ये लाइट स्पॉट एक स्पेस पायरेट था तो इस छोटी सी शक्ति के साथ उनके लिए वापस लड़ना असंभव होगा। हालांकि भले ही वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हर कोई मौत तक लड़ेगा। साहिल अभी कमरे में पैगी को कहानियां सुना रहा था जब अलार्म ने कहानी सुनाते समय साहिल की आवाज़ को दबा दिया। अलार्म रुकने के बाद साहिल ने पूछा, पैगी, क्या तुम जानती हो कि वह आवाज़ क्या थी? मिस्टर, वह अलार्म है। ये केवल आपात स्थिति में ही बजेगा, छोटी बच्ची ने उत्तर दिया। ये लगातार 2 बार बजा, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है? क्या तुम अपनी माँ के बारे में चिंतित नहीं हो? चिंता न करें मिस्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी माँ इसकी देखभाल कर लेंगी, छोटी बच्ची ने कुछ गर्व के साथ कहा। उसके लिए उसकी माँ शायद एक अजेय अस्तित्व थी और वह कुछ भी हल कर सकती थी। ओह, क्या तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली हैं? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। उसकी राय में वह सिर्फ एक पीक इन्फिनिटी रैंकर थी और वह इटर्नल रेल्म में भी नहीं थी। वह मजबूत कैसे हो सकती थी, विशेष रूप से ऐसी जगह जहां इटर्नल्स प्रचुर मात्रा में थे और सेंट्स हर जगह थे? जब साहिल पहली बार स्टार किंगडम आया था तो उसने इरिडेसेंट सेक्ट में कई इटर्नल्स और 3 सेंट्स देखे थे। इसलिए इसके कारण उसने स्टार किंगडम का एक बड़ा गलत आकलन किया। बिल्कुल, मेरी माँ बहुत शक्तिशाली हैं। जब मैं घर पर थी तो मॉम किसी को भी मारती थी जो मुझे परेशान करने की हिम्मत करता था। भले ही वे शिकायत करने वापस जाते, कोई भी मॉम को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे किसी ने मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। छोटी बच्ची ने एक गर्वित छोटे मोर की तरह अपना सिर उठाया। साहिल समझ गया। ऐसा लग रहा था कि युंग फैमिली जिससे ये छोटी बच्ची ताल्लुक रखती थी वह बस ठीक ठाक था। यह एक छोटा परिवार होना चाहिए क्योंकि वे एक पीक इन्फिनिटी रैंकर को शीर्ष युद्ध शक्ति मान सकते थे। भले ही इटर्नल्स रहे हों, वे बहुत कम होंगे, अधिकतम 1 या 2 के साथ। चूंकि तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या हम कहानी जारी रखें? साहिल अभी पूछने वाला नहीं था। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक माली के पास विचारों की कमी न हो जाए, इससे पहले कि वह ये देखने जाए कि क्या हो रहा है। साहिल मदद का हाथ बढ़ाएगा यदि वह उसकी क्षमता के दायरे में हुआ। इसके विपरीत, यदि यह उसकी क्षमता से बाहर हुआ तो वह ऐसा नहीं करेगा। अब उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सेलेस्ट को बचाने के अलावा उसे सीलिया और अन्य लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने की भी आवश्यकता थी। इसलिए वह अपने साथ कुछ भी होने नहीं दे सकता था। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, साहिल ने अपने दिल में आह भरी। ठीक है मिस्टर, कृपया मुझे कहानियाँ सुनाना जारी रखें। मॉम अपना काम खत्म करने के बाद मुझे लेने आएंगी। कहानी सुनाना जारी रखते हुए दोनों अलार्म से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। एक को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था जबकि एक को लगा कि उसकी ताकत बहुत कम है और चूंकि उसकी भारी जिम्मेदारियां थीं, वह बहुत अधिक अतिरिक्त समस्याएं पैदा करने के लिए अनिच्छुक था। अध्याय 1563। स्टार किंगडम के वॉइड में कहीं माल ले जाने वाली एक मर्चेंट शिप और स्पेस पायरेट्स द्वारा संचालित एक बैटलशिप एक दूसरे के आमने सामने थे। जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम हो गई तो बैटलशिप ने अचानक हमला कर दिया।
धमाका, वॉइड में एक तेज रोशनी चमकी। इतनी कम दूरी पर मर्चेंट शिप के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह टकरा गई। पूरी मर्चेंट शिप हिंसक रूप से हिल गई। सौभाग्य से रक्षा को उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया गया था, इसलिए इस हमले से शिप को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यदि इस स्तर के 2 और हमले हुए तो यह निश्चित रूप से मर्चेंट शिप की रक्षा को तोड़ देगा और उसे नष्ट कर देगा। इस हमले के बाद मर्चेंट शिप धीमी हो गई। बैटलशिप का उद्देश्य मर्चेंट शिप को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे रुकने के लिए मजबूर करना था। यह इसलिए था ताकि वे वह जारी रख सके जो वे आगे करना चाहते थे। मर्चेंट शिप के अंदर माली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मिलने से पहले ही दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से स्पेस पायरेट्स का एक समूह था। बाकी कर्मचारी भी डरे हुए लग रहे थे। हम सच में स्पेस पायरेट्स से टकरा गए। क्या हम जिंदा बाहर निकल पाएंगे? साहिल कहानी सुना रहा था जब जहाज हिंसक रूप से हिल गया। डरी हुई छोटी बच्ची चिल्लाई। साहिल जल्दी से खड़ा हो गया और उसने पेगी को अपनी गोद में ले लिया। ये ठीक है, मैं यहाँ हूँ, इसलिए डरो मत पेगी, साहिल ने सांत्वना दी। दोनों जहाज जल्द ही मिले। मिस, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रुक जाना चाहिए या पूरी गति से आगे बढ़ना चाहिए? कंट्रोल रूम के एक कर्मचारी ने घबराकर पूछा। रुक जाओ, हम इसे नहीं कर पाएंगे। अभी का हमला हमें रोकने के लिए था। यदि हम पर्याप्त समझदार नहीं हैं तो वे अगले हमले के साथ हमारी रक्षा को तोड़ देंगे, माली ने आह भरी और लाचारी से कहा। मर्चेंट शिप रुक गई। बैटलशिप जल्द ही मर्चेंट शिप के सामने रुक गई। इससे पहले कि माली बोल पाती, स्पेस पायरेट्स का एक समूह तुरंत बैटलशिप से नीचे उतरा। कुल मिलाकर दर्जनों लोग थे और वे फैल गए और उन्होंने मर्चेंट शिप को घेर लिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमें रोकने का आपका उद्देश्य क्या है? माली की आवाज़ मर्चेंट शिप से आई। अरे, यह एक औरत है। ऐसा लगता है कि आज हमारी किस्मत अच्छी थी, लड़कों। हा। बैटलशिप से एक आदमी की कर्कश हंसी भी सुनाई दी। इसके तुरंत बाद अनगिनत हंसी सुनाई दी। हा, बॉस, आप सही कह रहे हैं। हमने लंबे समय से किसी औरत को नहीं रोका है। ऐसा लगता है कि आज हमारा भाग्यशाली दिन है। सही बात है, मैंने इतने समय से किसी औरत को नहीं छुआ है कि मैं लगभग भूल ही गया था कि एक औरत कैसी होती है। बॉस, उसे मारना मत, उसे जीवित रखें ताकि हम भी स्वाद ले सकें। बिल्कुल बॉस, आपको हमारे बारे में भी सोचना होगा और आप उसे अकेले नहीं रख सकते। सब लोग चिंता न करें, हम अपनी सारी लूट साझा करते हैं, तो मैं आप लड़कों को कैसे भूल सकता हूँ? कर्कश आवाज ने फिर से कहा। आपने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन आपने उस औरत को मार डाला और हमारे लिए एक लाश छोड़ दी। हम स्पेस पायरेट्स हैं, क्रीप्स नहीं। खांसी। सब लोग बहस करना बंद करो। पिछली बार वह एक दुर्घटना थी। कौन जानता था कि वह औरत इतनी कमजोर थी? मैं इस बार कोमल रहूंगा। आपने खुद ये कहा है। सही बात है बॉस, आप पिछली बार सावधान नहीं थे। बहुत हुआ, खुद को देखो। चूंकि इस मर्चेंट शिप पर एक औरत है, कौन जानता है कि दूसरी या तीसरी होगी या नहीं। शायद इसके बाद हर किसी को अपना हिस्सा मिल सके। यदि ऐसा है तो हम उनके साथ हर दिन मजे कर सकते हैं और जब हम अपने पास वाले के साथ खेल कर थक जाएंगे तो हम अदला बदली कर सकते हैं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? जैसे ही उसने ये कहा, अन्य स्पेस पायरेट्स की आंखें चमक उठीं। वे पास की मर्चेंट शिप को खून की महक सूंघने वाली शार्क की तरह घूर रहे थे। हाँ, क्या होगा अगर इस मर्चेंट शिप पर कई औरतें हों? क्या हमें खजाना नहीं मिल जाएगा? हर किसी को एक मिलती है और जब हम एक ही से थक जाएंगे तो हम अदला बदली कर सकते हैं। वह बहुत मजेदार होगा। उनकी बातचीत मर्चेंट शिप पर मौजूद लोगों के कानों में पड़ी। माली का दिल बैठ गया और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उस पर खून का लगभग कोई निशान नहीं था। स्पेस पायरेट्स के समूह की बातचीत सुनकर वह जान गई कि दूसरा पक्ष स्पेस पायरेट्स का सबसे डरावना प्रकार था। उनके काम पूरा करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अध्याय 1564। वे सारा पैसा और सामान ले लेंगे, सभी पुरुषों को मार देंगे और सभी औरतों को वासना की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले जाएंगे जब तक कि उन्हें प्रताड़ित करके मार न दिया जाए। ओह नहीं, क्या इस तरह के स्पेस पायरेट्स का सामना करने के बाद हमारे जीवित बचने की कोई संभावना होगी? पुरुषों के प्रति अपने आकर्षण को जानते हुए माली ने पकड़े जाने के बाद अपने दुखद अंत की कल्पना पहले ही कर ली थी। नहीं, मुझे उनके हाथों में नहीं गिरना चाहिए। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे गरिमा के साथ मरना होगा। लेकिन पेगी का क्या? वह भी बहुत छोटी है और उसके लिए एक शानदार जीवन इंतजार कर रहा है। उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए था। और साहिल, सही, साहिल, शायद कुछ ऐसा है जो वह कर सकता है। इस क्षण माली ने साहिल, रहस्यमय युवक के बारे में सोचा। यदि इस जहाज पर कोई अनिश्चितता थी तो वह साहिल था। यदि उसके पास भी कोई समाधान नहीं था तो कोई उम्मीद नहीं होगी। यदि ऐसा है तो माली केवल साहिल और पेगी के जीवन के अवसर के बदले में खुद का उपयोग कर सकती है।
यदि ये स्पेस पायरेट्स असहमत होने की हिम्मत करते हैं तो वह उनके सामने आत्महत्या कर लेगी। माली को पुरुषों के प्रति अपने आकर्षण पर भरोसा था। ये निर्लज्ज लंपट उसे मरते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि यदि माली ने ऐसा किया तो जो उसका इंतजार कर रहा था वह दर्द में मरने तक एक नर्क जैसा जीवन होगा। माली ने अंततः अपनी बेटी की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। महिलाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन माताएं मजबूत होती हैं। ये वाक्य उस क्षण माली के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था। अगर उसके पास पैगी न होती तो उसने निश्चित रूप से यह चुनाव नहीं किया होता। वह इन स्पेस पायरेट्स की वासना की वस्तु बनने और उनके द्वारा प्रताड़ित होकर मरने के बजाय मरना पसंद करती। मर्चेंट शिप के अन्य सभी कर्मचारियों ने डर दिखाया। वे ये भी जानते थे कि उनका सामना स्पेस पायरेट्स के बीच कचरे के सबसे क्रूर गिरोह से हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वे आज इस आपदा से नहीं बच पाएंगे, इसलिए वे केवल मौत तक लड़ सकते थे। उनकी मूल रूप से डरी हुई आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। भले ही वे मर जाएं, फिर भी उन्हें इन स्पेस पायरेट्स को काफ़ी ऊंची कीमत चुकानी होगी। सारा स्टाफ तैयार था। स्वाभाविक रूप से साहिल ने भी इन स्पेस पायरेट्स के बेबाक संवाद को सुना। साहिल जितना अधिक सुनता गया, उसकी भौहें उतनी ही गहरी होती गईं। औरतों के प्रति उनके रवैये ने साहिल को क्रोधित कर दिया। क्या वे इंसान भी हैं? वे जानवरों से भी बदतर हैं। वे न केवल बारी बारी से करेंगे, वे शवकामुक्ता भी करेंगे। साहिल अभी उन पर हमला करना चाहता था और उन सभी को खत्म करना चाहता था ताकि इन कचरों को भी आने वाले विनाश के डर का अनुभव हो सके। हालांकि उसने अस्थायी रूप से खुद को रोक लिया। अभी समय नहीं हुआ था। साहिल ने तब तक प्रतीक्षा करने और देखने का फैसला किया जब तक कि वह अपने विरोधियों की ताकत के बारे में नहीं जान लेता। माली के पास इसे संभालने का कोई रास्ता होना चाहिए। यदि उसने अचानक हमला किया तो वह केवल चीजों को और खराब कर देगा। अध्याय 1565। स्पेस पायरेट्स की बातचीत लंबे समय तक नहीं चली। वे ये भी जानते थे कि अब इन चीजों पर चर्चा करने का समय नहीं है। वे अपने सामने मौजूद मर्चेंट शिप को लूटने के बाद ही धीरे धीरे जीत के फलों का आनंद ले सकते थे। रही बात मर्चेंट शिप पर कितनी औरतें थीं, तो यह उन्हें लूटने के बाद ही पता चलेगा। इन स्पेस पायरेट्स की नज़रों में इस छोटी मर्चेंट शिप पर कोई चिन्ह भी नहीं था, इसलिए एक नज़र में ही यह स्पष्ट था कि यह एक छोटे परिवार से है। इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। यदि यह जहाज सुरक्षित रूप से सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पहुंच सकता है तो जहाज पर मौजूद माल का मूल्य 10 गुना या दर्जनों गुना बढ़ सकता है। यह उन्हें उन बड़े ट्रेडिंग हाउसेस को बेचने से कहीं बेहतर था। हालांकि हमेशा जोखिम होते थे। यदि उन्होंने कोई गलती की तो न केवल उनका माल चला जाएगा, बल्कि वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। यही कारण था कि स्टार किंगडम के हर कोने में अनगिनत छोटी और मध्यम आकार की ताकतें ये जानते हुए भी जोखिम उठाने आती थीं कि सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट के वर्म होल्स के प्रवेश द्वारों पर स्पेस पायरेट्स जमे हुए हैं। आखिरकार मुनाफा बहुत बड़ा था। यदि वे एक बार भी सफल हो जाते तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिल सकता था। जब हित काफ़ी बड़े होते थे तो हमेशा कोई न कोई अपनी जान जोखिम में डालकर कोशिश करने को तैयार रहता था। इसके अलावा विभिन्न वर्म होल्स के प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट द्वारा भेजी गई पेट्रोल्स थी। सफलता की संभावना अभी भी अपेक्षाकृत अधिक थी। यदि व्यापारी स्पेस पायरेट्स से टकरा जाते थे तो इसका मतलब केवल ये हो सकता था कि वे बदकिस्मत थे। ठीक है, सब लोग गपशप करना बंद करो और काम पर लग जाओ, उस आदमी ने कहा जिसे बॉस कहकर संबोधित किया गया था। चूंकि बॉस ने बोल दिया है तो चलिए काम पर लग जाते हैं। इस समय माली जोर से पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी पूछने की ज़रूरत है? चूंकि आप हमसे मिल चुकी हैं, निश्चित रूप से हम आप सभी को मार देंगे और आपको पूरी तरह से लूट लेंगे। स्पेस पायरेट्स में से एक ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। क्या तुम स्पेस पायरेट्स इतने पाप करने के लिए प्रतिशोध से नहीं डरते? माली ने गुस्से में कोसा। चूंकि वह इन लोगों से टकरा गई थी, इसलिए और कुछ कहना बेकार था। जब तक वह उनसे अधिक मजबूत नहीं होती, स्पेस पायरेट्स किसी भी मर्चेंट शिप को नहीं छोड़ते। प्रतिशोध? हा, मैं इतने सालों से स्पेस पायरेट उद्योग में हूं और मेरे हाथों से इतने सारे लोग मारे गए हैं। यह उल्लेख न करें कि उनमें से अधिकांश क्रूर यातना से मरे हैं। तो माम, आपने जिस प्रतिशोध का उल्लेख किया है वह कहाँ है? मैंने इसे कभी क्यों नहीं देखा? यदि प्रतिशोध है तो इसे मेरे साथ होने दें। मैं डरता नहीं हूँ। हा, कर्कश आवाज भौंकी और वह ठहाका मारकर हंसा। वह स्पेस पायरेट्स के इस समूह का बॉस था और उसके लिए काम करने वाले लोग उसे बॉस कहते थे। वह कई वर्षों से इस क्षेत्र में था और वह कुख्यात रूप से क्रूर था। यदि वह कार्रवाई करता तो वह किसी की जान नहीं बख्शता। हालांकि वह काफ़ी आत्मजागरूक था। वह केवल इस तरह की छोटी ताकतों की मर्चेंट शिप को लूटता था और वह कभी भी मध्यम या बड़ी ताकतों की मर्चेंट शिप्स को नहीं छूता था। यही कारण था कि वह अब तक जीवित रह सका। भगवान हमेशा देख रहे हैं।
आप कचरे और भ्रष्ट लोगों को देर सवेर प्रतिशोध झेलना होगा और फिर आपके हाथों मरने वालों के पापों का प्रायश्चित करने का समय आएगा। माली कोसती रही। चूंकि वह अंत नहीं बदल सकती थी, इसलिए उसे कम से कम खुद को जितना चाहे उतना कोसने देना चाहिए। सच में, तो इसे जल्दी आने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन चाहे वह दिन आए या ना आए, तुम्हें उसे देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा, जानू। तुम्हारी आवाज़ से देखते हुए तुम काफ़ी हॉट होनी चाहिए, है ना? इसके बाद मैं तुम्हें एक औरत की खुशी का अनुभव करने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सहन कर पाओगी। पिछली बार वाली औरत की तरह मत बनना, जो मेरे मज़ा लेने से पहले ही मर गई थी। हा, तुम कचरे, तुम भ्रष्ट। अगर तुम्हारी माँ को पता होता कि उसने तुम्हारे जैसे बदमाश को जन्म दिया है जो हर तरह की बुराई करेगा, तो उसने निश्चित रूप से तुम्हारा गला घोंट कर मार दिया होता, ताकि तुम अब बाहर आकर दूसरों को नुकसान न पहुंचा सको। अध्याय 1566। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया, मुझे तुम्हारे जैसी उग्र औरत पसंद है, बॉस ने उदासी से कहा। हालांकि उसे इसकी आदत थी। इन वर्षों में लोगों को मारते समय उसे अक्सर कोसा गया था। एक बार जब दूसरे पक्ष को जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, तो वे हर तरह की अश्लील बातें करते थे। समय के साथ उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई थी। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी, माली चिल्लाए। सच में, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हमला करो। मर्चेंट शिप को घेरे हुए दर्जनों स्पेस पायरेट्स ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन माली भी कमजोर नहीं थी। हालांकि यह माल ले जाने के लिए एक मर्चेंट शिप थी, लेकिन बदलाव के बाद इसकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता बहुत कमजोर नहीं थी। युंग फैमिली से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट तक की लंबी दूरी के दौरान कई दुर्घटनाएं होना तय था। इसलिए उन्हें अभी भी इन साधारण समस्याओं से निपटने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। बॉस स्पेस पायरेट द्वारा अपने लोगों को हमला करने का आदेश देने के बाद माली ने तुरंत गहरी आवाज में आदेश दिया, सब लोग हमला करो। धमाका धमाका धमाका। मर्चेंट शिप की सभी कैनन नलियों ने दौड़ते हुए आ रहे स्पेस पायरेट्स पर एनर्जी कैनन्स दागे। हालांकि ये स्पेस पायरेट्स सभी यूनिवर्स रेल्म पर थे। उनमें से अधिकांश कॉस्मोस रैंकर्स और सेलेस्टियल रैंकर्स थे और लगभग 10 इन्फिनिटी रैंकर्स थे। इसलिए एनर्जी कैनन्स उन पर काम नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यह उनके आने की गति को कम कर देगा। जैसे जैसे एनर्जी कैनन लगातार दागे जा रहे थे, स्पेस पायरेट्स भी लगातार मर्चेंट शिप के करीब आते जा रहे थे। सबसे तेज स्वाभाविक रूप से इन्फिनिटी रैंकर्स थे और फिर सेलेस्टियल रैंकर्स। कॉस्मोस रैंकर्स एनर्जी कैनन से थोड़े अधिक प्रभावित हुए, इसलिए वे केवल धीरे धीरे ही पास आ सके। मिस, हमें क्या करना चाहिए? प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है और हमारे हमलों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मजबूत लोग हमारी कैनन से आसानी से बच सकते हैं और वे लगभग शिप के किनारे पर हैं, फ्रेजर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए पूछा। माली ने अपने दांत पीसे और अपने चारों ओर आ रहे स्पेस पायरेट्स को देखा। उसके पास इस समय कोई समाधान नहीं था। यदि दर्जनों स्पेस पायरेट्स जो पीक इन्फिनिटी रैंकर्स भी नहीं थे उनमें से सबसे मजबूत थे, तो माली अभी भी फ्रेजर, जो एक लेट इन्फिनिटी रैंकर था, और कई बिगिनर और मिड इन्फिनिटी रैंकर्स जिन्हें उसने बहुत पैसा देकर काम पर रखा था, के साथ मिलकर अपनी पीक इन्फिनिटी रैंकर ताकत से उनसे लड़ सकती थी। हालांकि दूसरे पक्ष के नेता अभी भी अपनी बैटलशिप से नीचे नहीं आए थे। वे सबसे खतरनाक हस्तियां थे। भले ही माली और अन्य लोग उन्हें घेरने वाले लोगों को खत्म कर सकें, फिर भी वे नेताओं के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। माली ने अनुमान लगाया कि स्पेस पायरेट्स के इस समूह में कम से कम एक पार्शियल इटर्नल था और इसकी उच्च संभावना थी कि वह तथाकथित बॉस ही था। जहां तक पीक इन्फिनिटी रैंकर्स की बात है, ये कहना मुश्किल था। यदि दूसरे पक्ष ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, तो वे माली और अन्य लोगों को तुरंत मार सकते थे। माली अब जो कर सकती थी वह समय खरीदना था। वह जितना हो सके उतनी देर करेगी। भले ही यह काम न करे, फिर भी यह एकमात्र विकल्प था। यदि हम अपनी रक्षा को यथासंभव बढ़ाते हैं और इन लोगों को हमला करने देते हैं, तो हम कब तक टिक पाएंगे? माली ने पूछा। दूसरी तरफ लगभग 10 इन्फिनिटी रैंकर्स हैं और बाकी कॉस्मो और सेलेस्टियल रैंकर्स हैं। यदि हम अभी उस झटके से बच जाते तो हम आधे घंटे तक टिक सकते थे। अब हम अधिकतम 10 से 15 मिनट तक ही टिक सकते हैं। यह अभी भी इस पर निर्भर करेगा कि वे लोग हम पर पूरी ताकत से हमला करेंगे या नहीं, फ्रेजर ने कहा। क्या होगा अगर हम उनके साथ हस्तक्षेप करने के लिए एनर्जी कैनन्स का उपयोग करें? हम निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? लेकिन मिस, इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। वे अंततः हमारी रक्षा को तोड़ देंगे और हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जी, मिस। अध्याय 1567। इन्फिनिटी रैंक पर लगभग 10 स्पेस पायरेट्स पहले मर्चेंट शिप के किनारे पर मर्चेंट शिप की रक्षा पर हमला करने आए। फिर सेलेस्टियल रैंक पर स्पेस पायरेट्स भी पहुंचे और अंत में कॉस्मोस रैंक पर स्पेस पायरेट्स। यूनिवर्स रेल्म पर दर्जनों स्पेस पायरेट्स ने लगातार मर्चेंट शिप पर हमला करना शुरू कर दिया।
माली ने मर्चेंट शिप को एनर्जी कैनन्स के साथ इन स्पेस पायरेट्स के साथ हस्तक्षेप करना जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। एनर्जी कैनन्स आखिरकार निर्जीव थे जबकि इंसान जीवित थे। इसके अलावा युंग फैमिली की मर्चेंट शिप पर सुसज्जित एनर्जी कैनन का स्तर बहुत कम था और यह यूनिवर्स रेल्म के दिग्गजों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। हालांकि माली ने फिर भी इसे करने का फैसला किया ताकि वे थोड़ी देर और टिक सकें। साहिल कमरे में था। उसने पहले स्थिति की जांच करने के लिए बाहर जाने के लिए माइंड पावर का एक अंश छोड़ा। हालांकि सेलेस्ट ने उसे अपनी रक्षा करने की शक्ति होने से पहले यथासंभव माइंड पावर का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था। उसने ये भी कहा था कि माइंड पावर केवल इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर्स के पास होती है। साहिल ने नहीं सोचा था कि कोई सॉवरन रैंकर युंग फैमिली की मर्चेंट शिप को लूटने आएगा जिसके पास एक इटर्नल भी नहीं था। इस स्तर का एक दिग्गज इरिडेसेंट सेक्ट में एक बुजुर्ग भी था। वे ऐसा निर्लज कृत्य क्यों करेंगे? ये वास्तव में ओवरकिल होगा। जब तक वह माइंड पावर वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, साहिल की माइंड पावर उजागर नहीं होगी और वह आत्मविश्वास के साथ इसका उपयोग कर सकता था। स्पेस पायरेट्स एनर्जी कैनन से बचते हुए मर्चेंट शिप पर हमला करते रहे। मर्चेंट शिप की रक्षा भी लगातार गिर रही थी। यदि यह जारी रहा तो लगभग 20 मिनट में मर्चेंट शिप की रक्षा पूरी तरह से टूट जाएगी। स्पेस पायरेट्स के इस समूह के मुख्य लोग इसे बैटलशिप से देखने के लिए एकत्र हुए। वहां 7 लोग थे। उनमें से 3 पार्शल इटर्नल्स थे जबकि 4 पीक इन्फिनिटी रैंकर्स थे। उनकी ताकत माली की कल्पना से कहीं परे थी। उसने सोचा था कि स्पेस पायरेट्स के समूह में केवल बॉस, जो एक पार्शल इटर्नल था, शामिल था। बॉस, ये बहुत धीमा है। क्यों न मैं वहां जाऊं और प्रतिद्वंद्वी की रक्षा तोड़ दूं? एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा। नहीं, वे वैसे भी भाग नहीं सकते। ओरियन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें निराशा में तड़पते हुए देखना बहुत सुखद है? बॉस ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। लेकिन बॉस, मुझे डर है कि वे इस तरह की निराशा को सहन नहीं कर पाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। यदि ऐसा होता है तो हमने ये सब व्यर्थ ही किया होगा। ये समय की बर्बादी होगी। हमें आखिरकार औरतें मिली हैं, इसलिए हम उन्हें इस तरह मरने नहीं दे सकते। चिंता मत करो, वे आत्महत्या नहीं करेंगे, अन्यथा वे पहले ही कर चुके होते। इतनी जिद से विरोध करने की क्या जरूरत है? जब तक आशा की एक किरण है, कोई भी मरना नहीं चाहेगा। आत्महत्या करने के लिए एक निश्चित मात्रा में साहस की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर मैं आपकी बात मानूंगा। धमाका धमाका धमाका, बैंग बैंग बैंग, पाव पाव पाव। विभिन्न अराजक हमलों के बीच समय बीतता गया। 5 मिनट बाद मर्चेंट शिप की रक्षात्मक शक्ति 30% बची थी। 10 मिनट बाद मर्चेंट शिप की रक्षात्मक शक्ति 20% बची थी। 15 मिनट बाद मर्चेंट शिप की रक्षात्मक शक्ति 10% बची थी। जैसे ही माली ने घटती रक्षा को देखा, उसने उम्मीद छोड़ दी। मर्चेंट शिप की रक्षा 5 मिनट में टूट जाएगी। वे 5 मिनट में क्या कर सकते थे? यह उसकी बेटी से कुछ शब्द कहने के लिए काफी था। अंकल फ्रेजर, सबको डटे रहने और उम्मीद न छोड़ने के लिए कहें। मैं देखूंगी कि पैगी कैसी है। माली फ्रेजर के जवाब देने का इंतजार किए बिना कंट्रोल रूम से बाहर निकल गई। वह स्पेस पायरेट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसने ये नोटिस नहीं किया था कि मर्चेंट शिप के सेंसर पर किसी समय एक और लाइट स्पॉट दिखाई दिया था। इसके अलावा ये लाइट स्पॉट पहले से ही बहुत करीब था। 10 मिनट या उसके बाद ये घटनास्थल पर पहुंच जाएगा। हालांकि क्या जहाज की रक्षा 10 मिनट से अधिक समय तक टिक सकती थी? ये स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती थी। अगले 5 मिनट में मर्चेंट शिप की रक्षा यूनिवर्स रेल्म के दर्जनों स्पेस पायरेट्स द्वारा तोड़ दी जाएगी। उस समय पूरा जहाज प्रतिद्वंद्वी के हमले के संपर्क में आ जाएगा। उनमें से किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि एक वस्तु तेजी से आ रही थी जिसमें विरोधी बैटलशिप पर मौजूद स्पेस पायरेट भी शामिल थे। साहिल ने अपनी माइंड पावर धीरे धीरे फैला दी। अध्याय 1568। वह अंततः स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गया। तुरंत उसने राहत की सांस ली। वहां एक रूलर रैंकर भी नहीं था। सॉवरन रैंकर तो दूर की बात है। वहां बस यूनिवर्स रेल्म के लोगों के साथ 3 पार्शल इटर्नल्स थे। जब तक साहिल ने इटर्नल गोल्डन बॉडी धारण की, वे सभी एक थप्पड़ में मारे जाएंगे। उसने पिछली बार मिल्की वे में सिर्फ एक थप्पड़ से 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन और सनग्रिल के 5 पार्शल इटर्नल्स से छुटकारा पा लिया था। इटर्नल्स के सामने पार्शल इटर्नल्स बस चींटियां थे। वे यूनिवर्स रेल्म के लोगों से थोड़े ही मजबूत थे। विशिष्ट स्थिति का पता लगाने के बाद साहिल अब जल्दी में नहीं था। उसने फिर से छोटी बच्ची पैगी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। पैगी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वह इस जहाज पर हैं? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि माली की सुंदरता और आकर्षण के साथ उसने जिस आदमी को चुना होगा वह निश्चित रूप से उतना बुरा नहीं होगा। हालांकि साहिल इतने दिनों से जहाज पर था और उसने कभी पैगी को अपने पिता को बुलाते हुए नहीं सुना था। साहिल भ्रमित था। एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी को इतना खतरनाक काम करने कैसे दे सकता था?
यदि वह आज जहाज पर न होता तो माली और अन्य लोग निश्चित रूप से मर जाते यदि उन्हें अपनी मामूली शक्ति के साथ 3 पार्शियल इटर्नल्स के नेतृत्व वाले स्पेस पायरेट गिरोह का सामना करना पड़ता। पूर्ण शक्ति के सामने सभी साजिशें और तरकीबें बेकार थीं। इसके अलावा साहिल ने नहीं सोचा था कि माली के पास स्पेस पायरेट्स के इस समूह से निपटने के लिए कोई गुप्त योजना थी। एक बार जब वह स्पेस पायरेट्स के इस समूह द्वारा पकड़ी गई तो कोई भी माली नाम की इस सुंदर महिला के भाग्य की कल्पना कर सकता था। नहीं, छोटी बच्ची ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो तुम्हारे पिता घर पर हैं? साहिल ने फिर से पूछा। नहीं, छोटी बच्ची ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। तो वे कहाँ हैं? साहिल अब और भी उत्सुक था। मिस्टर, मेरे कोई पिता नहीं है, छोटी बच्ची ने व्यथित होकर कहा। कोई पिता नहीं? ये कैसे संभव है? अगर तुम्हारे पास कोई पिता नहीं था तो तुम कहाँ से आईं? मेरी माँ ने कहा कि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे, इसलिए मेरे कभी पिता नहीं रहे और मैंने कभी नहीं देखा कि वे कैसे दिखते थे। साहिल एक पल के लिए जम गया। मर गए? मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि माली अपनी बेटी को इतना खतरनाक काम करने के लिए बाहर ले आए। पता चला कि उसका पति पहले ही मर चुका था। मैं जानता था, कौन सा आदमी माली जैसी औरत से शादी करने के बाद उसे संजोकर नहीं रखेगा। वह उसे इतनी प्यारी बेटी के साथ ऐसा खतरनाक काम करने के लिए बाहर क्यों जाने देगा? यदि वे इस तरह की खतरनाक स्थिति में फंस गए तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे खेद है, पैगी। मुझे ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था जो तुम्हें दुखी करे, साहिल ने थोड़ी माफी के साथ कहा। ये ठीक है, मिस्टर। हालांकि मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, छोटी बच्ची ने गर्व से कहा। साहिल अपने दिल में आह भरे बिना नहीं रह सका। ये छोटी बच्ची बहुत समझदार थी। वह भी भविष्य में ऐसी ही बेटी चाहता था। पैगी, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। अगर तुम ऐसा सोच सकती हो तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी। मिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, छोटी बच्ची ने साहिल की ओर देखा और गंभीरता से कहा। पैगी, मुझे बताओ, जब तक मैं इसे कर सकता हूँ मैं इसे तुम्हारे लिए निश्चित रूप से पूरा करूँगा, साहिल ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। उसकी राय में वह एक इटर्नल था, तो क्या 7 या 8 साल की बच्ची के अनुरोध को पूरा करना आसान नहीं होगा। मिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता बने, क्या ये ठीक है? अब से मैं, आप और मॉम एक परिवार होंगे और हम कभी अलग नहीं होंगे, छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। हम, साहिल यह अनुरोध सुनकर दंग रह गया। अध्याय 1569। हम, ओह पैगी, मैं तुम्हारा पिता नहीं बन सकता, साहिल होश में आया और उसने लाचारी से कहा। क्यों? क्या आप पैगी को पसंद नहीं करते? छोटी बच्ची ने मुंह फुला लिया और दुख के साथ पूछा। वह स्पष्ट रूप से साहिल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। मैं पैगी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं पैगी का पिता नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है? छोटी बच्ची समझ नहीं पाए। खैर, क्योंकि तुम्हारी माँ सहमत नहीं होंगी। साहिल नहीं जानता था कि इसे कैसे समझा जाए, इसलिए वह केवल माली को दोष दे सकता था। वह वास्तव में पैगी को पसंद करता था और वह वास्तव में ऐसी समझदार बेटी चाहता था, लेकिन वह उस व्यक्ति के साथ एक पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा जिसे वह प्यार करता था। हालांकि माली जैसी परिपक्व औरत पुरुषों के लिए बहुत आकर्षक थी, साहिल इस बाय वन गेट वन फ्री सौदे को स्वीकार नहीं कर सका। चाहे माली कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वह अभी भी सेलेस्ट से बहुत पीछे थी। इसलिए साहिल पर उसका प्रभाव भी सीमित था। नहीं मिस्टर, चिंता मत करो, मॉम निश्चित रूप से सहमत होंगी। वह मुझे पसंद करती हैं और मिस्टर डैड भी मुझे पसंद करते हैं, इसलिए अब से हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। छोटी बच्ची ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुरा दी। वह अभी तक नहीं जानती थी कि डैड शब्द का क्या अर्थ है। उसमें बचपन से ही पिता के प्यार की कमी थी। इसके अलावा युंग फैमिली के बच्चे हमेशा उसे परेशान करते थे। वे उसे बिना पिता वाली बच्ची और एक नाजायज बच्ची कहते थे। इसने छोटी बच्ची के दिल में एक पिता के लिए लालसा पैदा कर दी थी। यदि उसके पिता होते तो उसे परेशान नहीं किया जाता या कोसा नहीं जाता। यदि उसके पिता होते तो वे उसकी और उसकी माँ की रक्षा करते। अब वह साहिल से मिली थी, एक ऐसा आदमी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था और जिसे वह बहुत पसंद करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि वह उसका पिता बने। माली के कंट्रोल रूम छोड़ने के बाद वह साहिल के कमरे में आई। जब वह दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, उसने अंदर साहिल और अपनी बेटी पैगी के बीच की बातचीत सुनी। वह जानती थी कि उसकी बेटी हमेशा से एक पिता चाहती थी, लेकिन उसने बाहरी लोगों से कभी इसका जिक्र नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी ने साहिल से मिलने के बाद ऐसा अनुरोध किया। ऐसा लग रहा था कि वह सच में साहिल को पसंद करती है। जब मर्चेंट शिप की रक्षा टूट जाएगी तब माली को उनके भागने का मौका बनाना होगा। भले ही उसे नर्क का अनुभव करना पड़े, वह संकोच नहीं करेगी। माली इन दिनों साहिल को देख रही थी। उसके निर्णय के अनुसार साहिल एक बुरा व्यक्ति नहीं था। उसका व्यक्तित्व अच्छा था और उसकी छवि त्रुटिहीन थी। वह बहुत अच्छा युवक था।
इसलिए यदि उसकी बेटी उसके साथ गई तो माली को भी राहत मिलेगी। अध्याय 1570। उसी समय साहिल का जवाब सुनने के बाद वह फिर से सोचने पर मजबूर हो गई। क्या मैं अब इस स्तर तक गिर गई हूँ? क्या मैं साहिल जैसे युवक को भी आकर्षित नहीं कर सकती? वरना वह पैगी को बार बार क्यों मना कर रहा होता? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, माली अपनी गर्वित फिगर को नीचे देखना नहीं भूली। उसने सोचा कि वह इतनी खराब तो नहीं हुई होगी, है ना? पैगी को जन्म देने के बाद उसका फिगर खराब नहीं हुआ था। भले ही हुआ हो, वह केवल अधिक परिपक्व और भरा हुआ हो गया था। अतीत के भोलेपन की तुलना में वह अपनी वर्तमान स्थिति में सबसे आकर्षक थी। यही अधिकांश पुरुष पसंद करते थे। पिछले कुछ वर्षों में माली को कई लोगों से निजी पत्र मिले थे जो उसके साथ एक गुप्त रिश्ता बनाने की उम्मीद कर रहे थे। यदि वह मान जाती तो युंग फैमिली सुरक्षित होता। माली ने बिना किसी दया के उन सभी को मना कर दिया। यही कारण था कि युंग फैमिली आज यहाँ था। इस समय कमरे से फिर से साहिल की आवाज़ आई। पैगी, तुम अभी छोटी हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम कुछ बातें समझोगी। तुम किसी को भी यूं ही पिता नहीं कह सकती। तुम्हारी माँ को भी उस आदमी को पसंद करने की ज़रूरत है। जब तक आप सहमत हैं, मेरी माँ निश्चित रूप से आपको पसंद करेंगी, मिस्टर, पैगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अगर तुम ऐसा कहोगी तो यह नहीं माना जाएगा। इसके अलावा न केवल तुम्हारी माँ को मुझे पसंद करना चाहिए, बल्कि मुझे भी तुम्हारी माँ को पसंद करने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक दूसरे को पसंद करना चाहिए। क्या आप मेरी माँ को पसंद नहीं करते? छोटी बच्ची ने दुख के साथ पूछा। साहिल के जवाब देने से पहले उसने जारी रखा, मिस्टर, मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत हैं। जब कई घिनौने पुरुष मेरी माँ को देखते हैं तो वे अपनी नज़रें हटाना नहीं चाहते। ऐसा लगता है जैसे वे चाहते हों कि वे उन्हें जिंदा खा जाएं। पैगी, तुम्हारी माँ वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है कि वह सुंदर हैं या नहीं। यह मुख्य रूप से भावना पर निर्भर करता है। किसी को पसंद करने के लिए आपको उस व्यक्ति के सुंदर या उत्कृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल तभी लगाव महसूस करेंगे जब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के बाद आपसी आकर्षण होगा, साहिल ने धैर्यपूर्वक समझाया। ये पहली बार था जब उसने 7 या 8 साल की बच्ची को समझाया था कि आकर्षण क्या होता है। तो आप मेरी माँ के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको बता सकती हूँ। मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ हूँ, इसलिए मैं उन्हें सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, छोटी बच्ची ने पूछा। साहिल ने जबरन मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। वह सच में नहीं जानता था कि उसे इसे कैसे समझाना चाहिए। कौन एक वयस्क को स्पष्ट रूप से समझा सकता है कि आकर्षण क्या है? 7 या 8 साल की बच्ची की तो बात ही छोड़िए। एक आदमी का भोजन दूसरे आदमी का जहर होता है। हर किसी का स्वाद अलग होता है। दो लोगों के एक दूसरे को जानने के बाद रिश्तों को धीरे धीरे विकसित करने की ज़रूरत होती है। पहली नज़र के प्यार की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। एक व्यक्ति आमतौर पर पहली बार मिलने पर दूसरे पक्ष की उपस्थिति के प्रति ही आकर्षित होता है। हालांकि यदि दो लोग लंबे समय तक साथ रहना चाहते हैं तो चरित्र अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।